कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन और उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में पढ़ लिया था, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो अब हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट, या जिसको हम ये कहें इक्विलिब्रियम स्टेट तो हमने कल पढ़ लिया था, सॉरी। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसको हम इक्विलिब्रियम लॉ भी कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसको हम इक्विलिब्रियम लॉ कहते हैं। ठीक है, अब देखें ये जो हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन है, अब चूंकि आप लोगों को माशाल्लाह इतना तो पता है कि जब हम कभी लॉ की बात करते हैं तो इट मीन्स ये है कि इसकी कोई ना कोई स्टेटमेंट तो होगी। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट ये है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम इससे जाहिर करते हैं टू दी, ये तो मैंने एक सिंबल के तौर पे लिखा, आप पूरा लिख देना। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्टिव मास ऑफ ईच स्पीशीज। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, is called law of mass action, is called law of mass action। ठीक है जी। अब चूंकि ये हमारी स्टेटमेंट है इक्विलिब्रियम लॉ की, अब इस स्टेटमेंट में हमें क्या क्या चीजें हैं जो समझनी है। ठीक है, नंबर 1, एक्टिव मास ऑफ ईच स्पीशीज क्या होता है, यानी कि हमने एक्टिव मास समझना है और ये स्पीशीज समझनी है। ठीक है, बाकी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर आपको पता है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर का कोई अमल दखल ना हो, कांस्टेंट हो। अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको पता है, केमिकल रिएक्शन की स्पीड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्टिव मास ऑफ ईच स्पीशीज। तो अब मुझे दो चीजें आपको समझानी है, एक एक्टिव मास और एक स्पीशीज। स्पीशीज को तो मैं कह देता हूं ईच रिएक्टेंट, ये आपकी स्पीशीज है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि Na2CO3 प्लस CaCl2 CaCO3 बना रहा है और NaCl बना रहा है। हमने आपको कल क्या कहा था कि इस इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम जो रिएक्शन लेंगे वो हम लेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो वन साइडेड एरो वाला नहीं लेंगे बल्कि हम टू साइडेड एरो वाला रिएक्शन लेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है वो मैं यहाँ पर डबल साइडेड एरो बना देता हूँ। ठीक है भाई, ये बात याद रखिएगा। अब ईच स्पीशीज से मुराद ये है कि ईच रिएक्टेंट, यानी कि ये एक स्पीशी है, ये एक स्पीशी है। ठीक है, वन स्पीशी और ये सेकेंड स्पीशी। सही है, स्पीशी से मुराद ये हो गया कि आपका रिएक्टेंट। ठीक है, सिर्फ नाम इन्होंने चेंज किया है, बाकी वही चीज है। अब ये एक्टिव मास क्या है? एक्टिव मास कहते हैं बेटा कंसंट्रेशन को। अब चूंकि आप चैप्टर 8 पढ़कर आ चुके हैं तो कंसंट्रेशन को हम इस ब्रैकेट से जाहिर करते हैं, और कंसंट्रेशन का जो हमारे पास यूनिट होता है वो होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, याद है आपको, हमने चैप्टर नंबर 8 में जब हम वो निकालते थे, रेट एक्सप्रेशन निकालते थे, तो हम कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर डीएम क्यूब लेते थे। ठीक है बेटा, तो अब ये बात तो समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ
कि हमारा इक्विलिब्रियम लॉ क्या होता है कि जो भी आपका केमिकल रिएक्शन का रेट है वो आपकी किसी भी रिएक्टेंट की जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, ये रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट भी डालते हैं ना, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। चूंकि हम एक और बात पढ़ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट किसे कहते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है भाई। ये बात भी हम समझ गए कि हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट बोलें, बास बोर्ड वाले बहुत होशियार होते हैं, इसको इक्विलिब्रियम स्टेट की जगह कहते हैं डायनामिक स्टेट। बात एक ही है, क्योंकि डायनामिक कहते हैं नॉन स्टॉप को, और इक्विलिब्रियम भी आपका नॉन स्टॉप होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और फिर वापस उल्टा चल रहा होता है, बैकवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों एक साथ हो रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये बात याद रखिएगा कि ये जो है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट या डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहलाते हैं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इसकी डेरिवेशन, ठीक है, ये डेरिवेशन बड़ी अहम है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं यहाँ पर ब्लू कलर से अब इसको जाहिर कर रहा हूँ। हमने एक एग्जाम्पल ली, A प्लस बी डबल एरो क्यों लिया, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों होंगे, इसलिए डबल एरो, और आपके पास प्रोडक्ट बना C और D। अब चूंकि हम एक बात जानते हैं कि ये जो AB है ये रिएक्टेंट है और CD जो है ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी आपके एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं उसको हम कहते हैं स्पीशीज। तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, आपकी स्पीशीज, स्पीशीज हो गए, ठीक है। अब जो आपके एलिमेंट या कंपाउंड है, लाजिम सी बात है उनकी कुछ ना कुछ तो क्वांटिटी होगी ना, जिसको हम मोल कहते हैं। तो ए की क्वांटिटी आप ले लें स्मॉल ए यानी कि नंबर ऑफ मोल, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। तो ये जो हैं ये क्या कहलाएंगे आपके, ये आपके कहलाएंगे मोल्स। क्या कहलाएंगे, ये आपके मोल्स कहलाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं वेयर, आप इस तरह मत लिखें जैसे मैंने तीर बना के ना, आप तीर हटा दें, बल्कि मैं काम करता हूं, मैं ये तीर हटा देता हूं, सही है, और मैं यूं लिख देता हूं, वेयर A B C D आर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, एंड A B C D आर स्पीशीज, ठीक है भाई। अब चूंकि हमने यहां पर इक्विलिब्रियम का जो हमने लॉ पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ ईच स्पीशीज। हर स्पीशीज की एक्टिव मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं इस ABCD को एक्टिव मास के तौर पर लूंगा, यानी कि A और मोल बन जाएगा इसकी पावर, याद है चैप्टर 8 में पढ़ा था। ये B ब्रैकेट में लिया क्योंकि एक्टिव मास असल में कंसंट्रेशन को कहते हैं, कंसंट्रेशन इस तरह लिखी जाती है, C नंबर ऑफ मोल्स उसकी पावर बन जाएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से D नंबर ऑफ मोल्स उसकी पावर बन जाएंगे, सही है। हम ये लिखेंगे these are the concentration और एक्टिव मास ऑफ ईच स्पीशीज, ठीक है बेटा। यानी कि मैंने एक केमिकल रिएक्शन से स्पीशी ढूंढी, नंबर ऑफ मोल ढूंढे, फिर चूंकि हमने देखा है कि जो मोल पर यूनिट वॉल्यूम जो आपका कंसंट्रेशन होती है उसको एक्टिव मास कहते हैं, तो हमने एक्टिव मास को ब्रैकेट में लिखते हैं और जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो पावर बन जाती है, ठीक है जी। तो यहां तक तो ये बात समझ में आ गई।
अब हमने एक चीज नोट की कि हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट या इक्विलिब्रियम लॉ क्या था हमारे पास, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये हमने इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब जरा गौर से सुनिएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को मैं कह देता हूं, यूं लिख देता हूं, चलिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके किससे, रिएक्टेंट से। फॉरवर्ड रिएक्शन किसे कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं जो यू एरो वाला हो, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके रिएक्टेंट से, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्लियर भाई, फॉरवर्ड रिएक्शन की बात हो रही है ये। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आपको पता है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर इज इक्वल टू लगाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं। कांस्टेंट ले लें आप के एफ। के एफ का मतलब हो गया एक कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये हमने यूं ले लिया, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब जब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ आएंगे तो लाजिमी सी बात है, रिएक्शन किस तरफ घूमेगा, रिएक्शन घूमेगा आपका उल्टा। तो अब ये रिएक्टेंट होगा, ये प्रोडक्ट होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके सी और डी से, और ये बन जाएगा के बी, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन, सी एक्टिव मास या कंसंट्रेशन और डी का एक्टिव मास या कंसंट्रेशन। ये आपके पास दो फॉर्मूले बन गए। ठीक है, अब हम जानते हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट कब काम होती है, जब आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ लिया था ना। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपके पास क्या है, के एफ ए इंटू बी। ठीक है, इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, के बी सी इंटू डी। ठीक है, अंदर मैंने डी स्मॉल ले लिया, ये मुझे कैपिटल लेना था। ठीक है भाई, ये मैंने दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दिया। अब हम क्या करते हैं, दोनों कांस्टेंट को एक तरफ ले जाएं, के एफ अपॉन के बी, और ये ए और बी उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, सी डी अपॉन ए और बी। ठीक है, इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, बस हम यूज नहीं करते प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, बस इनडायरेक्टली हम इसको आम जुबान में इस तरीके से समझ लें। अब ये जो आपका के एफ और के बी है, के एफ अपॉन के बी, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसको कंबाइन तौर पर हम के सी कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब मैं इसकी जगह लिखूंगा के सी इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए बी। ये के सी क्या कहलाएगा, के सी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो ये जो के सी जो है, ये असल में आपका मल्टीप्लीकेशन है एक्टिव मासेस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, टू द रिएक्टेंट। बेसिकली अगर मैं ये कहूं के सी इज द रेशियो, अगर ये के सी की डेफिनेशन पूछे ना तो ये डेफिनेशन लिख देना, ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्टिव मासेस, एक्टिव मासेस का मल्टीप्लाई है ये,
ठीक है, किसका? प्रोडक्ट का, क्योंकि सी डी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, टू दी मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट का। ये आपकी के सी की डेफिनेशन आ गई, ठीक है, और ये आपका के सी का फॉर्मूला आ गया, ये आपकी डेरिवेशन भी हो गई, ड्राइव के सी जो है वो आपकी ये डेरिवेशन हो गई, ठीक है। अब हम उसके बाद कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, वो कंडीशन जरा समझ लीजिए। कंडीशन नंबर 1, अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बोथ आर इक्वल, दोनों क्या है? इक्वल है। मिसाल देता हूं आपको, केसी का जर्नल फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ना, वो तो हमने ऊपर खोल के लिख दिया इसको, सी डी अपॉन ए बी, वरना जर्नल फॉर्मूला तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है। अब कंडीशन नंबर 1 ये कहती है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों इक्वल है। लेट सपोज दोनों 2-2 है, तो मुझे बताएं आपका केसी कितना होगा? आपका केसी होगा 1, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा हमेशा, इससे एक नोट लिख लें कि अगर केसी जो है वो 1 है, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्वल है। सही है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा जी, और इससे क्या जाहिर होता है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है। इसका मतलब यह है कि इट इज कंप्लीटली इन इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट मुकम्मल तौर पर अप्लाई हो गई है। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है जिसका KC1 आ रहा है, ये केमिकल रिएक्शन इस वक्त रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट एक डायनामिक पोजीशन ले चुका है। ये एक मुकम्मल तौर पर इक्विलिब्रियम स्टेट में मौजूद है, ठीक है। कंडीशन नंबर 2, इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज, बढ़ती है, ठीक है, देन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की निस्बत, मिसाल के तौर पे केसी का फॉर्मूला लें, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब हम सपोज करते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ले लें 10 और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले लें आप 2। ऐसी सूरत में आपका जो केसी आएगा वो आएगा ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा आएगा, भले आप कुछ भी XYZ कोई भी वैल्यू ले लें, आपका क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इट इंडिकेट दैट दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। पहली बात तो ये हो गई कि जब कभी भी केसी की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो समझ जाओ कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। सही है। सो द रिएक्शन विल प्रोसीड टू बैकवर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम स्टेट। अब जरा गौर से सुनिएगा, ये है आपका रिएक्टेंट और ये है आपका प्रोडक्ट। अब आप ये देखते हैं, लेट सपोज मैं यहां प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मैंने बढ़ा दी, कितनी सारी रखी है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है, सही है।
तो नतीजे में क्या होगा, Kc आपका 1 से ज्यादा आएगा। अब जब 1 से ज्यादा आएगा तो आप फौरन समझ गए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है। यानी कि इस वक्त केमिकल रिएक्शन ऐसा है जिसमें प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, रिएक्टेंट बहुत कम है। अब मुझे बताएं, बराबरी की सतह पर आने के लिए, इक्विलिब्रियम स्टेट पर आने के लिए रिएक्शन सबसे ज्यादा किस तरफ मूव करेगा, वो होगा बैकवर्ड की तरफ, ताकि भाई जल्दी जल्दी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता जाए और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बैलेंस हो जाए। मैं आपको इसकी दूसरी एग्जांपल दूं, ये एक बिल्डिंग है और ये एक दूसरी बिल्डिंग है, यहां हमने एक रस्सी लगा दी। अब यहां पर एक आदमी है जो एक बड़ी सी डंडी की मदद से रस्सी पर चलता हुआ आ रहा है। अब वो ये देखता है कि यहां पर वजन ज्यादा आ रहा है इस जगह। अब मुझे एक बात बताएं, जिधर वजन ज्यादा आ रहा है वो उसी तरफ झुक जाएगा। अगर उस तरफ झुक जाएगा तो वो तो नीचे गिर जाएगा, और नीचे गिर जाएगा तो वो मर जाएगा। ठीक है, तो ऐसी सूरत में वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा, जहां वजन ज्यादा है उसकी अपोजिट डायरेक्ट की तरफ वो वजन ज्यादा करेगा, ताकि बैलेंस रहे वो। अक्सर ऐसा होता है ना, आप कभी फुटपाथ पे या किसी छोटी सी चौखट के ऊपर चलने की कोशिश करें तो जहां आप गिर रहे होते हैं आप अपना बैलेंस दूसरी तरफ लेके जाते हैं। क्यों? ताकि आप बीच में बरकरार रहें। यही वजह है कि जब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्टेंट की तरफ रिएक्शन मूव होना शुरू हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपका तीसरी कंडीशन ये आती है कि अगर आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज है देन प्रोडक्ट, तो Kc आपका लेस देन 1 आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां पर आपका बैकवर्ड रिएक्शन था तो अब यहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है, ये हमारी कंडीशंस थी। तो इस कंडीशंस के ऊपर आज हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब हम जो है वो इंशाल्लाह ताला Kc और Kp के दरमियान रिलेशंस पढ़ेंगे। जरा हम देख लें हमारे पास अगला टॉपिक कौन सा है। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बल्कि आज ये भी हो गया, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने नहीं, ये हमारा कल है। ठीक है, तो स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। कोई सवाल हो तो पूछ ले बेटा।